नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र मूले। एमपीपीएससी प्रिलिमिनरी की हमारी ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यूनिट 9 के अंतर्गत आज हमारा जो अगला विषय है वो है फूड प्रोसेसिंग अर्थात खाद्य प्रसंस्करण। एमपीपीएससी मेंस के ज्योग्राफी के अंतर्गत पेपर फर्स्ट में यूनिट जो 2 है भारत का भूगोल, उसमें भी ये टॉपिक हम पढ़ेंगे डिटेल में मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से। फिलहाल हम इसे यूनिट 7 के अंतर्गत मानकर पढ़ रहे हैं और यहाँ पर हम फूड प्रोसेसिंग को समझ रहे हैं। सबसे पहले फूड प्रोसेसिंग क्या है, फूड प्रोसेसिंग क्या है, इसकी बेसिक जानकारी, कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं इसके अंतर्गत, उनके संरक्षण की क्या विधियाँ हैं, इस इंडस्ट्री से संबंधित क्या समस्याएँ हैं और फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है मध्य प्रदेश के संदर्भ में, और भारत सरकार की विभिन्न प्लान जो इस क्षेत्र में इस संदर्भ में चल रहे हैं उनको हम देखेंगे। सबसे पहले कोई भी कच्ची सामग्री को अगर हम खाद्य पदार्थों में परिवर्तित करते हैं और उसको हम लंबे समय तक अगर खाद्य योग बनाए रखना चाहते हैं तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है ये कहीं ना कहीं फूड प्रोसेसिंग कहलाती है। अगर हम किसी भी खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक अगर जो है वह खाने के योग्य बना के रखना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर तो ये आपका कहीं ना कहीं फूड प्रोसेसिंग आपको समझ में आया होगा कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है। जैसे मान लीजिए 1 रुपये का आलू है, अब उसको कोई भी ऐसी कंपनी जो यहाँ पर अंकल चिप्स बनाकर बेच रही है या कोई चिप्स का निर्माण करके बेच रही है, वो हमारे कच्चे माल को हमसे ले आकर जो है पैकेट में पैक करके हमको बेच दे रही है ना। इसी को बायोपायरेसी भी कहते हैं। जो नगोया प्रोटोकॉल हुआ था 2010 में, उसमें इस प्रकार की बायोपायरेसी को रोक लगाने के लिए एसेट बेनिफिट शेयरिंग और लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जैसे कई पेंडिंग बिलों पर डिस्कशन करने के बाद हमने नगोया प्रोटोकॉल पर सिग्नेचर किए थे 2010 में, और इस प्रकार की बायोपायरेसी को रोकने पर एक लंबी बहस चल रही थी और उसी कड़ी में जो है ये जो है नगोया प्रोटोकॉल उस समय चर्चा में भी था जो बायोपायरेसी से रिलेटेड है। इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी में हम इसे पढ़ेंगे। फिलहाल कोई भी कच्ची खाद्य सामग्री जिसको हम खाद्य पदार्थों को परिवर्तित करके एक लंबे समय तक के जो है खाने योग्य बनाए रखना चाहते हैं तो वो चीज़ कहीं ना कहीं वह चीज़ जो है वह खाद्य प्रसंस्करण कहलाएगी। और ये खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत हम इसको यहाँ पर समझेंगे। जैसे आलू के चिप्स हैं या दूध से पनीर है, आम से अचार है। फिर प्राचीन काल से इस क्षेत्र में जो है मानव सभ्यता काम करती रही है ना। बहुत सारे भोज्य पदार्थ जैसे मीट है, फ्रूट है, फिश है ना, अंडा, दूध आदि को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। पूरी जो है दुनिया फूड प्रोसेसिंग को जो व्यवहारिक स्तर पर प्रयोग करती है। निकोलस एपर्ट करके एक व्यक्ति थे, याद रखेंगे नाम उनका, निकोलस एपर्ट, फ्रांस के वैज्ञानिक थे निकोलस एपर्ट। उन्हें जो है निकोलस एपर्ट, याद रखेंगे नाम, निकोलस एपर्ट। तो निकोलस जो एपर्ट हैं उनको जो है फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में जो है वो एज ए फादर जाना जाता है। और 1810 में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में खाद्य पदार्थों को डिब्बों में बंद करने की जो पहली बार शुरुआत थी 1810 में, वो यहीं से मिलती है। लुई पाश्चर ने 1864 में अंगूर से शराब के संरक्षण के संदर्भ में व्यावसायिक प्रयोग प्रारंभ किया था, तो उनका भी नाम इस क्षेत्र में आता है। भारतीय खाद्य अनुसंधान केंद्र तंजावर में है, तमिलनाडु में, आप याद रखेंगे। हमारा जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो कृषि मंत्रालय के अंदर 99 में था और बाद में 2001 से इसे पुनः स्वतंत्र मंत्रालय के तौर पर जगह दे दी गई। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जैसे दूध है, दही है, मछली है, मांस है, उनको विकार्य खाद्य पदार्थ कहते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो 1 से 2 सप्ताह तक ख़राब नहीं होते हैं, जैसे फल और सब्जियां अगर हमको फ्रिज में रख दें तो सुरक्षित तरीके से। तीसरे कुछ अविकार्य पदार्थ भी होते हैं जो 1 वर्ष तक ख़राब नहीं होते, चावल है, गेहूँ है, तिलहन है ना। प्राइमरी प्रोसेसिंग में जब हम कोई कृषि उत्पाद को लेके आते हैं, हम गेहूं को छानकर बोरे में सिल कर रखते हैं या सेब को बाज़ार साफ़ करके बाज़ार में हम बेचते हैं। कोई भी पदार्थ को हम खेती करने के बाद लेके आते हैं तो हम उसकी सफाई करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, छटाई करते हैं, पैकिंग करते हैं, रिफाइनरिंग करते हैं। ऐसे तमाम बदलाव अपने कच्चे माल को खेत से उठा करके उसकी पैकेटिंग तक जो हम करते हैं उसको प्राइमरी प्रोसेसिंग कहा जाता है। जो सेकेंड चीज़ होती है जो हम वहाँ पर अप स्ट्रीमिंग सपोर्ट के माध्यम से करते हैं, उसमें मानव श्रम या मशीनों का प्रयोग करके करते हैं। तो फिर उसके बाद हम गेहूं से आटा तैयार करते हैं, कॉफ़ी के बीज से पाउडर तैयार करते हैं। ये चीज़ हमारी सेकेंडरी प्रोसेसिंग कहलाती है। थर्ड प्रोसेसिंग एक व्यावसायिक प्रोसेसिंग होती है। हम कोई भी चीज़ को पैकेट में बंद कर देते हैं, है ना। आटे से हम बिस्किट बना लेते हैं, ब्रेड बना लेते हैं,
या फलों से हम जूस बना लेते हैं, ये थर्ड प्रोसेसिंग कहलाती है। तो भारत में फूड सेफ्टी इंडेक्स को सबसे पहले जो भारत में गुजरात राज्य है उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया इस प्रकार के फूड सेफ्टी इंडेक्स के अंतर्गत। और हमने जितने भी फूड आइटम्स हैं वो सागर मिशन करके एक अभियान चलाया था और हमने कोरोना काल में जो मालदीव, मॉरिशस में इस प्रकार के डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों को भेजा था, ये आपको याद रखना है। हमारे बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स हैं, हमारे डेयरी इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारे यहाँ बेकरी इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारे यहाँ मांस पोल्ट्री इंडस्ट्रीज़ हैं, पापड़ चिप्स इंडस्ट्रीज़ हैं, जेम इंडस्ट्रीज़ हैं, है ना। तो हम इन सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। जैसे डेयरी इंडस्ट्री में ग्रेडिंग करके हम मक्खन वगैरह क्रीम निकालते हैं, फिर घी पनीर मिलता है। तो कच्चा माल दूध रहता है, फिर ग्रेडिंग करते हैं उसकी प्राइमरी लेवल पर मक्खन क्रीम निकलता है, थर्ड लेवल पर हम घी पनीर आइसक्रीम वगैरह करते हैं। ऐसी बेकरी में करते हैं। आज भी हम अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स में अगर हम उनकी फूड प्रोसेसिंग देखें तो लगभग मान के चलिए हम आज भी दूध के आइटम की सिर्फ 2.5% प्रोसेसिंग कर पाए, 2.5 से 3%। विश्व के कई देश ऐसे हैं, फिलीपीन जैसे 78% तक के प्रोसेसिंग करते हैं, अमेरिका से 60% तक के प्रोसेसिंग करते हैं, और हम अभी भी प्रोसेसिंग में काफ़ी पीछे हैं इस दृष्टिकोण से, ठीक है। तो ये खाद्य संरक्षण के लिए बड़े प्रयास कर रहे हैं हम, ताकि प्रोसेसिंग तभी सक्सेसफुल होगी जब हम खाद्य प्रसंस्करण करेंगे। तो हम बहुत सारे केमिकल्स डालते हैं, प्रोपियोनिक एसिड डालते हैं ब्रेड में, केक में, पनीर में, प्रोपियोनिक एसिड। इसके अलावा हम सैरबिक एसिड डालते हैं केक में, पनीर में, बेंजोइक एसिड डालते हैं हम अचार, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह में। आमतौर पर हम लोग अचार में नमक भी डालते हैं लंबे समय तक ठीक ठाक रहे वो। पेराबेंस डालते हैं बेकरी उत्पादों में, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में। SO2 डालते हैं हम ड्राई फ्रूट्स में। इथाइलिन का प्रयोग करते हैं हम जितने भी नट स्पाइसीज होते हैं। सोडियम डाई एसीटेट का यूज़ करते हैं हम ब्रेड में। डिहाइड्रोएसिटिक एसिड का प्रयोग करते हैं स्ट्रॉबेरी वगैरह में। सोडियम नाइट्रेट का यूज़ करते हैं मांस के अंतर्गत हम। कैप्रिल एसिड का प्रयोग करते हैं हम पनीर में। एथिल फॉर्मेट का प्रयोग करते हैं हम ड्राई फ्रूट्स, नट्स में। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम ब्लोजिंग वगैरह करते हैं, जहाँ पर डिब्बाबंद चीज़ों को जमाने के पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड उबलते पानी में हम डालते हैं और कुछ समय के बाद भाप के संपर्क में लाया जाता है, और जितनी भी सब्जियां हैं उनको ब्लोचिंग के द्वारा ही जो है वो काफ़ी लंबे समय तक ठीक रखने का प्रयास करते हैं। पाश्चुरीकरण करते हैं हम, तो लुई पाश्चर की तरह 60 से 80 डिग्री तक के हम गर्म करते हैं, फिर उसका तुरंत ठंडा कर देते हैं। जब भी हम ऐसा करते हैं तो जितने भी जीवाणु हैं वो तापमान में एकदम से चेंज होता है, आकस्मिक चेंज, उसको सहन नहीं कर पाते तो नष्ट हो जाता है। दूध को आमतौर पर सुरक्षित रखने के लिए जैसे दूध आता है हम उसको गर्म करते हैं, फिर एकदम से ठंडा हो जाता है, तो जितने जीवाणु यहाँ पर खाद्य पदार्थ को नुकसान पहुँचा सकते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ये पाश्चुरीकरण कहलाता है। ऐसी बहुत सारी प्रोसेस होती हैं जो हम यूटिलाइज करते हैं। जैसे एक लाई करके होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आमतौर पर हम जो इस प्रकार के कई पदार्थ होते हैं उनकी सुरक्षा के, उनके संरक्षण के लिए यूटिलाइज करते। एक जगिंग करके होता है, मिट्टी के किसी बर्तन में जो है हम मांस को हम रख देते हैं और धीरे धीरे वो जो है पकते रहता है, और इससे फिर वो उसका संरक्षण होता है। तो ये जगिंग जो है, एक मोम लेपन होता है, हम कच्चे फल या सब्जियों को मोम से बने कागजों पर लपेट देते हैं अस्थायी तौर पर उनको ठीक रखने के लिए। एक R एनेमल और एक C एनेमल होता है। R एनेमल अम्ल रोधी कैन होता है और फल सब्जियों का परिरक्षण इसमें किया जाता है, जितने भी फल सब्जियाँ हैं। और ये जितने C एनेमल है ये क्षारीय होता है, इससे भी हम सब्जियों और फलों का जो है संरक्षण करते हैं। पूछ सकता है R एनेमल C एनेमल क्या है ना, इस तरीके की चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अब इसके साथ ही साथ जो है हम बहुत सारी और भी विधियां हैं जिनके द्वारा जो है अपने खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत जो है चीज़ों को बेहतर करने का काम करते हैं, है ना। सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे हमने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 2016 में चालू करी। ये करीब 6000 करोड़ की योजना है, और इस योजना का जो लक्ष्य है ऐसे बहुत सारे क्लस्टर्स का निर्माण करना, जहाँ समुद्री स्तर पर कृषि समुद्री प्रसंस्करण का विकास करना, इस प्रकार के पदार्थों को डेवलप करना, है ना, मेगा फूड पार्क के माध्यम से। ऑपरेशन ग्रीन हमने चालू किया 18-19 में 500 करोड़ का, जिसमें हमने टमाटर, प्याज, आलू, है ना, ये टमाटर, प्याज, आलू इस प्रकार की जो फसलें हैं या इस प्रकार के जो प्रोडक्ट हैं उनके उत्पादन को हम बढ़ावा दें। उनको टॉप फसलें कहा गया, टमाटर है, प्याज है, आलू है, ऑपरेशन ग्रीन के अंतर्गत। 8 में हमने मेगा फूड पार्क स्थापित किए पूरे देश के अंदर, 42 से ज़्यादा। मध्य प्रदेश में भी जो है हमने खरगोन में, देवास में, अभी हाल ही में होशंगाबाद, बाबई में भी एक प्रस्तावित हो गया। तो इस प्रकार के मेगा फूड पार्क हमने स्थापित किए, जिनके माध्यम से हम जो है ये खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा दें और फूड चैन को जो है सिस्टमेटिक आगे बढ़ाएं। एस्पायर योजना हमने 15 में चालू की, है ना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के द्वारा, जिसका लक्ष्य था कि हम इस प्रकार के
फूड प्रोसेसिंग चीज़ों को डेवलप करें। हमने सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चालू की ब्लू इकोनॉमी की दिशा में, और जो समुद्री संसाधन हैं उनको सही दिशा देने के लिए। हमने राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन चालू किया 2012 में, नई प्रौद्योगिकियों को ला करके हम ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोसेसिंग करें। इसके लिए हमने पूर्ववर्ती और अग्रवर्ती आवश्यकताओं पर ध्यान दिया। जितने भी इंडस्ट्री लग रही है उनका कौन सा कच्चा माल लगेगा, कौन सा फाइनेंस का सुविधा, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन, कहाँ बिजली और जल की आवश्यकता पड़ेगी। बाद में हमने अग्रवर्ती आवश्यकताओं में कोल्ड स्टोरेज कहाँ बनाने पड़ेंगे, विज्ञापन, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, इन चीज़ों की कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, ये सारी चीज़ों पर हमने काम किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ संस्थाएं हैं जैसे फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1945 में बना रोम में, और ये संस्था विश्व खाद्य पुरस्कार भी देता है हर साल 16 अक्टूबर को। तो ऐसी संस्थाओं को भी जो है हम अपने माध्यम से जोड़ के रखते हैं, इनसे जुड़ के रहते हैं ताकि हमें बीच बीच में दिशा निर्देश, मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे। फासी जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो 2008 में बनी, और जब मैगी संबंधित बात हुआ था जहाँ मैगी में एमएसजी जैसे पदार्थों को डाल करके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, तो उसमें हमें ऐसा लगा कि ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए जो फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी के तौर पर काम करें। तो 2008 में खाद्य सुरक्षा और न्यूट्रिशन को ध्यान में रखकर हमने एक एक्ट 2006 में लाया, और 2008 में हमने ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया, ताकि हम जो है खाद्य की सुरक्षा को और पोषण आधारित जो चीज़ें हैं उनको लोगों तक पहुंचाएं और खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा की दिशा में कहीं ना कहीं काम करें। इसके अलावा जो है हमने कोडेक्स एलिमेंट्रीज कमीशन भी बनाया 62 में, जो खाद्यों के लिए मानक तैयार करता है। साथ ही हमने एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई 1985 में, जो जितने भी प्रकार के बीज होते हैं उनसे संबंधित जो है काम करते हैं। इसके लिए हमने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय बनाया 99 में, जो कृषि मंत्रालय के अधीन था। 2001 में जो है ये अलग से एक स्वतंत्र मंत्रालय जो है वो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री बन गया। मध्य प्रदेश में भी 22 दिसंबर 2005 को एक फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय का गठन किया गया। वर्तमान में भरत सिंह कुशवाहा इसका मंत्रालय देख रहे हैं, जबकि सेंट्रल में जो फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय है वो नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास है वर्तमान में। तो एक फूड फोर्टिफिकेशन की भी चीज़ होती है जहाँ पर पोषक तत्वों की कमी को रोकने के लिए उसमें पर्याप्त मिनरल, पर्याप्त विटामिन और खाद्य पदार्थ सही हो, तो कैलोरीज वगैरह सही मिलते रहे। तो इसके लिए भी एक फूड फोर्टिफिकेशन का कार्यक्रम सरकार ने चलाया ताकि कुपोषण जैसी समस्या से हम बाहर आ जाएं। और अभी 102 स्थिति हमारी हंगर इंडेक्स में है, वो कहीं ना कहीं सुधरे और कुपोषण से संबंधित बीमारियां ना हो। तो इसके लिए भी सरकार प्रयास कर रही है कि एक खाद्य सुरक्षा मिले, एक पोषण सुरक्षा मिले लोगों को, और इसीलिए जो है ये फूड प्रोसेसिंग सही तरीके से होनी चाहिए और खाद्य पदार्थों की उत्तरजीविता बढ़े, उनका पोषण का स्तर सुधरे। चाहे दूध, मांस, समुद्री खाद्य पदार्थों हों, उसमें कोई भी हानिकारक कीटाणु वगैरह हैं तो उनको समाप्त किया जाए, खाने योग्य बनाया जाए, किसानों को अतिरिक्त लाभ मिले, नई आर्थिक क्रियाएं बढ़ें, निर्यात आय हमारी सरकार की बढ़े, रोजगार के नए अवसर बढ़े। क्योंकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में अगर आज हम देखें तो 9.7% जीडीपी का है, और धीरे धीरे ये प्रतिशत आज नहीं आगे भविष्य में बढ़ना ही बढ़ना है। तो निश्चित तौर पे हमारे प्रयास, इसलिए हम मेगा फूड पार्क पर काम कर रहे हैं, तमाम चीज़ों पे काम कर रहे हैं, है ना। ये अजीनोमोटो है ना, ये एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने एक जापान के रहने वाले व्यक्ति, तो उन्होंने एक केमिकल बनाया था, है ना, मोनोसोडियम ग्लूमेट, जो काफ़ी स्वाद बढ़ाने का काम करता है। और जितने भी आपके पास्ता वगैरह खाते हैं आप, है ना, चाउमीन खाते हैं आप, मैगी खाते हैं आप, तो उसमें डाला रहता है। परीक्षा में क्वेश्चन भी आया था कि एमएसजी का क्या काम, तो भैया एमएसजी जो है वो स्वाद बढ़ाने का काम करते थे, कि हमारे नोट्स में से था डायरेक्ट क्वेश्चन। आप अगर हमारे हर टॉपिक के नोट्स को देखेंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी में आपने देखा था रत्ना वाला टॉपिक हमारे नोट्स में था। अभी आप देखेंगे फूड प्रोसेसिंग वाले टॉपिक में ये वाला जो टॉपिक है ये हमारे नोट्स में है ना, और ये पूछा हुआ डायरेक्ट हिट है हमारे क्वेश्चन से, है ना। तो हम हमेशा कहते हैं हम वो पढ़ाते हैं जो परीक्षा में आता है, लोग वो पढ़ाते हैं जो उनको आता है। तो आप भैया वो पढ़िए जो परीक्षा में आता है। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है जो परीक्षा में आता है हम उस पर काम करें, और टू द पॉइंट हमारी क्लासेस होती हैं, किसी प्रकार का हंसी मजाक हो हुल्ला और ये सब टाइम पास के लिए हम अपने वीडियोस नहीं बनाते हैं। हमारे वीडियोस कम लोग शायद लाइक कर सकते हैं, कम लोग देख सकते हैं, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे भी थोड़े से कम ही हैं। और हम एक्चुअल में ये डायरेक्शन के लिए बनाते हैं कि भाई व्यावसायिक दृष्टिकोण से हर बच्चा जो है आज बड़ी कोचिंगों में नहीं पढ़ा पाता, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर नहीं जा पाता, तो ग्रामीण अंचल में जो बच्चे हैं वो भी हमारी कक्षाओं से डायरेक्शन लें।
सही दिशा में पढ़ें, जो टॉपिक्स अवेलेबल नहीं होते हैं प्रॉपर नोट्स के माध्यम से, है ना, या हर बच्चा बहुत सारे टेलीग्राम चैनल से, बहुत जगह यूट्यूब से जुड़ा हुआ है, बहुत सारी किताबें मटेरियल भी ले लेता है, पर वो कंफ्यूज रहता है कि एक्चुअली मैं कहाँ से पढूं। तो काम का उसको पढ़ाया जाने चाहिए, वो हम ध्यान में रख के अपनी कक्षाओं को लेके आते हैं, और सिर्फ वही चीज़ें बच्चा पढ़े जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो जून की जंग हम चला रहे हैं 19 जून की परीक्षा के लिए, वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होगी अगर आप एक एक दिन, एक एक सेकेंड, एक एक मिनट का प्रयोग अपनों को बनाने में करें, है ना, पूरा एकाग्रता, पूरी गंभीरता के साथ सिर्फ पढ़ाई करें। तो ये देखिए आप अजीनोमोटो और ये जो मोनोसोडियम ग्लूमेनाइट, ये सब पदार्थ डला रहता है, सिल्का वगैरह में डालते हैं, पास्ता बनाते हैं, चाउमीन बनाते हैं, है ना, आपके मैगी में लगा रहता है। इस पर जो है बीच में बेन लगने की भी बात हो रही थी। तो ये 1909 में ये आप अजीनोमोटो जो एक कंपनी भी है, एक केमिकल बनाती है और इसको MSG भी कहते हैं। तो 1909 में जापानी वैज्ञानिक किकुनाय एकेडा ने जो है इसका जो है रिसर्च किया था 1909 में, और ये इस पे अभी चर्चा भी चल रही थी, लगातार चर्चा में था, सुर्खियों में था। तो पूछ लिया उन्होंने MSG का प्रयोग क्यों किया जाता है? स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है, खाद्य संरक्षण के लिए नहीं किया जाता है। ओमेगा-3 एक फैटी एसिड है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट, और शरीर ये खुद नहीं बना सकता है, इसलिए हम लोग जो है अपने भोजन में इसको शामिल करते रहते हैं। एग्मा के एक प्रमाणन चिन्ह है, 1937 में इसको लाया गया था। ये जितने भी उत्पाद हैं उनके गुणवत्ता के प्रमाणीकरण के लिए यूटिलाइज किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको आप देखते हुए चलें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। अल्फा कैरोटीन गाजर में पाया जाता है, याद रखेंगे आप, अल्फा कैरोटीन गाजर में पाया जाता है। एलर्जीन है, ये भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खाद्य पदार्थों में एलर्जी वाले व्यक्ति की प्रतिरक्षा के लिए होता है, और कई भोजन, अकेले भोजन में कई खाद्य एलर्जी हो सकती है। कुछ लोगों को कार्बोहाइड्रेट से हो सकती है, कुछ लोगों को वसा से हो सकती है। तो आमतौर पर जो है इस प्रकार की भी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो फूड प्रोसेसिंग एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है। आर्टिफिशियल स्वीटनर, ये एक रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा तैयार किए गए पदार्थ हैं, और ये इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि अपने आप मिठास प्रदान करें और चीनी के साथ जुड़े हुए कार्बोहाइड्रेट खाद्य मूल्यों के बिना। तो ये एक प्रकार के आर्टिफिशियल स्वीटनर भी आजकल आ गए हैं मार्केट में, जो आपको उस तरीके की फीलिंग देंगे जैसे कि आपको लग रहा है कि मीठा बना रहा है। हाँ, तो आजकल ये टेक्नोलॉजी का दौर है। ब्लीचिंग भी है, ये एंजाइम गतिविधियों को कम करने के लिए 1 से 5 मिनट गर्म करने पर 95 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उस पर जो है भाप पर गर्म करने की एक प्रकार की प्रक्रिया है। ये भी एक फूड प्रोसेसिंग से संबंधित चीज़ है। तो एक फूड प्रोसेसिंग की बहुत बड़ी अवधारणा है, और इस बड़ी अवधारणा के संदर्भ में हम चीज़ों को यहाँ पर समझते हुए चल रहे हैं, ताकि जो है आपको चीज़ें व्यापक तौर पर समझ में आए। हमारा दृष्टिकोण एग्ज़ाम ओरिएंटेड है ना, और पूरा का पूरा जो है हम यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें जो हैं हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से समझ में यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है क्या। अब जो है हम फूड प्रोसेसिंग को लेकर कुछ चीज़ें हैं उनको थोड़ा देख लेते हैं, है ना। तो भाई फूड प्रोसेसिंग को अगर हम देखें तो उस 2020-21 में हमारे जो टोटल अनुमान है वो करीब ये है कि 29.66 करोड़ टन के आसपास जो है हमारा टोटल अनाज का उत्पादन होगा, है ना। हमारा जो बजट है इस समय, और पिछली बार के चीज़ों को हम देख रहे हैं, हमारा एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमारा एक अनुमान है कि लगभग मान के चलिए 2020-21 में करीब 29.66 मैट्रिक टन के आसपास जो है हमारा जो है करोड़ टन के आसपास जो है हमारा जो है लगभग मान के चलिए इतना यहाँ पर, है ना, करोड़ टन के आसपास हमारा जो है टोटल उत्पादन होना चाहिए। इसमें लगभग बागवानी उत्पाद मान के चलिए आप, जो हार्टिकल्चर है वो 31.95 के आसपास है। मतलब ये आपका खाद्यान्न हो गया, ये आपका खाद्यान्न हो गया, और बागवानी लगभग मान के चलिए, हार्टिकल्चर मान के चलिए लगभग इतना हो गया। और पशु उत्पाद में भी हमारी स्थिति जो है वो अच्छी है। दूध उत्पादन में भी हम प्रथम है, मछली उत्पादन में ओवरऑल हम सेकेंड हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि गेहूँ वर्ल्ड का 13%, चावल वर्ल्ड का 22%, कपास वर्ल्ड का 25%, मसाले में नंबर 1, मीट में नंबर 1, दूध में नंबर 1, फल सब्जी में नंबर 2। लगातार हम गेहूँ, चावल, मोटे अनाज, दलहन, तिलहन सब में अच्छा कर रहे हैं। बागवानी पशु उत्पाद खराब होने के होने वाले जो है प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि जितने भी बागवानी से, हार्टिकल्चर से हमको प्रोडक्ट मिलते हैं, चाहे वो फल हों, चाहे वो फूल हों, चाहे वो
सब्जियां हो या फिर हमको जो पशु से मिलने वाले उत्पाद हैं, जल्दी ख़राब हो जाते, कुछ ही घंटे में ख़राब हो जाते, कुछ ही दिन में ख़राब हो जाते। तो भैया हमको अगर अपने हार्टिकल्चर को बढ़ावा देना है तो हमको फूड का प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। अब लगभग मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो ऐसे हमारे यहाँ उत्पाद हैं जिनके ख़राब होने की दर 30% के आसपास है, और हमारे पूरे भारत में भी ऐसे बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं जो ख़राब हो जाते हैं, है ना। अखिल भारतीय स्तर पर खाद्यान्नों का जो प्रोसेसिंग है वो सिर्फ 10% ही हो पाता है, और ये प्रोसेसिंग दर काफ़ी कम है। दूध के मामले में अगर हम ये अनुपात देखें तो हम निश्चित तौर पे दूध की प्रोसेसिंग करीब 35% के आसपास कर पा रहे हैं। हालांकि आज भी हम फिलीपीन जैसे देशों में जहाँ पे 78% तक प्रोसेसिंग हो रही है, अमेरिका जैसे देशों में जहाँ 75% तक प्रोसेसिंग हो रही है, हम काफ़ी पीछे हैं, हम चाइना से काफ़ी पीछे हैं इस दिशा में। तो खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से, हम फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से कच्चे पदार्थों के मूल्य का वर्धन करते हैं, और हम इनकी उत्तरजीविता में कहीं ना कहीं वृद्धि करते हैं। अपने एक तो प्रोडक्ट की हम कीमत बढ़ा देते हैं कि भाई 1 रुपये का आलू है, उसकी हम प्रोसेसिंग करके 10 रुपये का अंकल चिप्स बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 1 रुपये का आलू जो है वो कन्वर्ट होकर के फूड प्रोसेसिंग के बाद 10 रुपये का हो गया। तो वो जो प्रोसेसिंग हो गई उसकी, भाई ये 1 रुपये का आलू था, 1 रुपये के आलू को आपने 10 रुपये का जो है ये आपने अंकल चिप्स बना दिया। तो ये कहीं ना कहीं ये आपकी हुई प्रोसेसिंग, और ये जो आपकी फूड प्रोसेसिंग हुई, ये आपकी जो कहीं ना कहीं फूड प्रोसेसिंग हुई, तो ये आपकी फूड प्रोसेसिंग कच्चे माल के मूल्य में वर्धन कर दिया, और एक उत्तरजीविता में भी इसकी वृद्धि हो गई। तो 2 बहुत महत्वपूर्ण कारण अगर आप देखेंगे फूड प्रोसेसिंग के हैं, तो फूड प्रोसेसिंग का एक बहुत बड़ा पॉइंट आपको यहाँ पर समझ में ये आएगा कि भाई सबसे पहली चीज़ मूल्य वर्धन हो रहा है। मूल्य वर्धन हो रहा है मतलब इसकी जो प्राइस है वो बढ़ रही है। दूसरी चीज उत्तरजीविता बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं किसानों की आय में भी, डायरेक्टली इनकम में भी वृद्धि हो रही है, और प्रोडक्ट की उत्तरजीविता में भी वृद्धि हो रही है। अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है, आपका जो प्रोडक्ट है उसके खराब होने की जो दर है वो कम हो रही है ना। खराब होने की जो दर है, खराब होने की जो दर है वो कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली जो है वो कम हो रही है। रोजगार के अलग अवसर मिल रहे हैं, खाद्य सुरक्षा मिल रही है, अतिरिक्त आर्थिक क्रियाओं को बढ़ावा मिल रहा है। कहीं ना कहीं फूड प्रोसेसिंग के बाद जो अंकल चिप्स मार्केट में आ रहा तो उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है जीएसटी के अंतर्गत। प्रोटीन मुद्रास्फीति कहीं ना कहीं कंट्रोल हो रही है। एग्रीकल्चर का कहीं ना कहीं निगमनीकरण हो रहा है, कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है। और इन उद्देश्यों की अगर हम पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करें तो मुख्य तौर पर फूड प्रोसेसिंग में शामिल जितने भी मुख्य उत्पाद हैं, चाहे वो चाय है, चाहे वो कॉफ़ी है, चाहे वो बेकरी है, चाहे वो डेयरी उत्पाद है, चाहे वो शुगर या मसाले से संबंधित चीज़ें हैं, चावल या गेहूं से बनने वाले उत्पाद हैं, पेय पदार्थ चाहे वो शराब है, शीतल पेय पदार्थ हैं, या छोटे बच्चों के मिलने वाले नवजात शिशु आहार हैं, अंडा है, मछली उत्पादन करने वाली मछली उत्पादन से प्राप्त प्रोडक्ट है, डब्बा बंद कोई आहार है, स्वास्थ्य में सहायक कोई आहार है, कोई पशु आहार है, कोई पालतू पशु से प्राप्त होने वाला आहार है। ये तमाम चीज़ें फूड प्रोसेसिंग का हिस्सा है, और इन फूड प्रोसेसिंग के तहत उत्पादों का चाहे हम वेयर हाउस में भंडारण करें, चाहे इनका ट्रांसपोर्टेशन करें, चाहे इनकी मार्केटिंग करें, इस सारा का सारा मामला जो है फूड प्रोसेसिंग। तो फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए हमने 1999 में जो कृषि मंत्रालय के अंदर फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री बनाई थी, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग हमने बनाई थी। जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, ये हमने एग्रीकल्चर मंत्रालय के अंदर बनाया था, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर बनाया था। और 2001 में हमने ये 99 में दोनों को एक साथ रखा था। 2000 में हमने कृषि मंत्रालय अलग कर दिया, और फूड ऑफ इंडस्ट्री है ना, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हमने जो है अलग कर दी। हमने 85 में एपडा बनाया, हमने 82 में नाबार्ड बनाया, हमने 58 में नफेड बनाया, हमने 87 में ट्राइफेड बनाया, हमने फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाया। आप जितनी भी संस्थाएं देख रहे हैं, आप एपडा देखेंगे, हमने एपडा जो है 85 में बनाया बीजों के लिए। हमने नफेड बनाया 1958 में, है ना, 58 में। हमने ट्राइफेड बनाया, है ना, ट्राइफेड हमने बनाया, जनजातियां जो है उनका शोषण हो रहा था उसको देखने। हमने नाबार्ड बनाया 82 के अंदर।
हमने फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाया 2006 के एक्ट के द्वारा 2008 में। हमने ऐसे तमाम प्रयास किए केंद्रीय स्तर पर। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री बनाई, आपदा 85 में बनाया, 99 में फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में रखा, 2001 में अलग से मंत्रालय बनाया, 82 में नाबार्ड शिवरामन कमेटी की रिकमेंडेशन पर बनाया, नफेड 58 में बनाया, ट्रैफेड 87 में बनाया, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2008 में बनाया। राज्य स्तर पर भी हमने ऐसे कई प्रयास किए। केंद्र सरकार लगातार प्रयास करी। हमने 2017 में फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना लाई, और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 2016-17 में लाई हमने, है ना। और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना हमने 2016-17 में लाई। 6,000 करोड़ रुपए के बजट की योजना थी। और ये प्रधानमंत्री जो किसान संपदा योजना है ना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो है बेसिकली ये योजना फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। इसका मुख्य उद्देश्य था हम फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दें। 6,000 करोड़ रुपए का हमने योजना को शुरुआती बजट के तौर पर लिया। हमने 20 लाख किसानों को इस योजना से लाभान्वित करने का जो है जिम्मेदारी ग्रासरूट लेवल पर उठवाया सरकार के द्वारा, और इस योजना से 20 लाख किसानों को कहीं ना कहीं लाभ हुआ, ऐसा सरकार कहती है। 5,30,000 के आसपास जो है करीब अतिरिक्त रोजगार यहाँ पर जो है लोगों को मिले, है ना। 5,30,000 जो है वो यहाँ पर लोगों को जो है वो रोजगार मिले, ऐसा सरकार का मानना है। और इस पूरी योजना से 20 लाख किसानों को कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ, है ना, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में। 1 लाख करोड़ रुपए के हमने पूरी योजना में प्रसंस्कृत खाद्यान्नों का उत्पादन किया। करीब 1 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए के हमने खाद्य उत्पाद यहाँ पर जो है वो जनरेट किए। हमने कृषि उत्पाद से होने वाली वेस्टेज को कम किया। हमने मेगा फूड पार्क डेवलप किए, हमने फूड क्लस्टर बनाए, हमने मिनी फूड पार्क बनाए, हमने एक शीत श्रृंखला का डेवलपमेंट किया, वेयर हाउसेज बनाए, ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में काम किया, हमने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किया, हमने सुरक्षा और गुणात्मकता के मानकों का पालन किया। हमने टॉप योजना चलाई, ऑपरेशन ग्रीन योजना चलाई, जिसमें हमने आलू का, प्याज का, टमाटर का उत्पादन बढ़ाया। और टमाटर, आलू, प्याज ये तीनों को हमने बढ़ावा दिया यहाँ पर। और ये टमाटर, आलू, प्याज जो है, ये टमाटर, आलू और प्याज, ये जो टॉप योजना हमने बनाई, ये ऑपरेशन ग्रीन योजना चलाई हमने। ये हमने ऑपरेशन ग्रीन योजना चलाई तो पूछ लेगा कि टॉप योजना 2016 के बाद 17-18 में ये हमने योजना चलाई। इसके अलावा हमने मेगा फूड पार्क बनाए, और जितने भी हमने यहाँ पर मेगा फूड पार्क बनाए, ये हमने जितने भी मेगा फूड पार्क बनाए, तो हमारी कोशिश यही रही कि जितने भी हमने यहाँ पर डेवलप किए मेगा फूड पार्क, ये पूरे के पूरे डेवलप मेगा फूड पार्कों को हमने प्रयास किया कि हमने डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से पूरे देश में 42 के आसपास, 42 के आसपास मेगा फूड पार्क डेवलप किए। और मेगा फूड पार्क हमने डेवलप किए मध्य प्रदेश के देवास में, मध्य प्रदेश के खरगोन में हमने यहाँ पर मेगा फूड पार्क डेवलप किए। हमने हब एंड स्पोक मॉडल विकसित किया। हब एंड स्पोक मॉडल में हमने ये किया कि जितने भी हमने मेगा फूड पार्क डेवलप किए उनको हमने सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर थे वहाँ पर डायरेक्ट लिंक कर दिया। और ये हमने इनको जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर से कहीं ना कहीं लिंक कर दिया, और सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर से हमने इनको लिंक कर दिया। और जितने भी कच्चे माल आ रहे थे, ये कच्चे माल की सप्लाई जो बैकवर्ड लिंकेज थी, वो बैकवर्ड लिंकेज के माध्यम से ये हमने जो है जितने भी कच्चे माल थे इनको हमने एक प्रकार से सेंट्रल प्रोसेसिंग जो सेंटर थे, ये बैकवर्ड लिंकेज के माध्यम से, बैकवर्ड लिंकेज के माध्यम से, ताकि किसी प्रकार का एजेंटगिरी या किसी प्रकार का कमीशन खोरी यहाँ पर ना हो, तो हमने इस प्रकार की कच्चे माल की सप्लाई जो है आपके लीकेज के माध्यम से हमने यहाँ पर एक प्रकार से कच्चे माल की आपूर्ति यहाँ पर की। और कच्चे माल की आपूर्ति हमने करी किसको? सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर को, और मेगा फूड पार्क के माध्यम से सारी चीज़ें हुई। इसके बाद हमने फॉरवर्ड लिंकेज डेवलप किया, और ये फॉरवर्ड लिंकेज भी जो है कहीं ना कहीं जो है फॉरवर्ड लिंकेज, फॉरवर्ड जो है ये लिंकेज सिस्टम हमने डेवलप किया,
जहाँ पर आपको एक फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट जो है प्राप्त मिल रहा था। तो ये बीच में हमने कड़ी के रूप में जो है ये मेगा फूड पार्क का यूटिलाइजेशन किया, और ये सारा का सारा जो फॉर्म कलेक्शन कंट्रीब्यूशन का काम है ये हमने किसान भाइयों को, जो फार्मर प्रोडक्टर ऑर्गेनाइजेशन उनको दिया, और फार्मर प्रोडक्टर ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने मिल करके जो है सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप की मदद से जो फॉर्म कलेक्शन सेंटर हैं वो सब मिल करके एक पूरा एक सिस्टम बनाया यहाँ पे। और ये जितने भी हमारे जो फार्मर्स प्रोडक्शन सेंटर थे, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप थे, इन्होंने फार्मर जो आपके कलेक्शन कंट्रोल से जो है फार्मर कलेक्शन कंट्रोल से सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप और फार्मर आपके प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन है, फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, ये सब लोगों ने मिलकर के एक चैन के रूप में काम किया। यहाँ पर फार्म कलेक्शन सेंटर, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप, फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, और इस तरीके से एक पूरा सिस्टम डेवलप हुआ और फूड प्रोसेसिंग पार्क को यहाँ डेवलप किया गया। और ये हमने सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर के माध्यम से यहाँ पर हमने काम पूरा कंप्लीट किया, चाहे घरेलू व्यापार को बढ़ाने का हो। बाद में इसकी निर्यात की जिम्मेदारी एपडा के पास थी, एपडा ने काम किया। हमने नेशनल लेवल पर एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड इंटर्नशिप भी डेवलप करी, और ये जो है मैंगलोर में इसका हेडक्वार्टर डेवलप किया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड इंटर्नशिप करके एक प्रोग्राम हमने चलाया, और इस प्रोग्राम के द्वारा हम लोगों को सिखाया कि हम अपने उत्पाद को कैसे बेच सकते हैं। हमने करीब $60 अरब के निर्यात का लक्ष्य भी रखा अपने खाद्य उत्पादों का। इसके अलावा हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी पर काम किया, और प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश के आधार पर जो भी हमारी संस्थाएं फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं, चाहे वो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, फांसी जो 2008 से काम कर रही हो, कानून को लेकर काम करने वाली संस्था हो, या मानकीकरण को लेकर जो एजी मार्क को लेकर जो खाद्यान्नों पे लगता है ना, एजी मार्क जो खाद्यान्नों पे लगता है जो आईएसओ के द्वारा लगाया जाता है, तमाम इस प्रकार के प्रयास जो है एपडा, फांसी, इनके द्वारा किए गए और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काम किया गया। और निश्चित तौर पे जो सफलता हासिल होनी चाहिए थी फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, वो काफ़ी हद तक हासिल भी हुई। लोगों में जागरूकता बढ़ी और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में एक नई क्रांति देखने को मिली। और कहीं ना कहीं फूड प्रोसेसिंग आज की डेट में भारत के लिए अनिवार्यता भी है, और यही कारण है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार इसी अनिवार्यता को ध्यान में रखकर फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में जो है बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। और फूड प्रोसेसिंग जो है एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, और आज से नहीं, एक पुराने समय से ही जो है फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में बड़े आयाम स्थापित किए जा रहे हैं, है ना। मेगा फूड पार्क को बनाना, मेगा फूड पार्क के साथ मिनी मेगा फूड पार्क को डेवलप करना, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में एक नई क्रांति के दिशा में काम करना, सरकारी स्तर पर नाबार्ड जैसी संस्थाएं और जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जो नाबार्ड के अंतर्गत जो भी नाबार्ड के ब्याज का पैसा होता है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो 1995 में नाबार्ड के अंतर्गत बनने वाली संस्था है, वो इस दिशा में कहीं ना कहीं काम कर रही है। तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो नित्य नए आयाम स्थापित कर रही हैं, और कहीं ना कहीं एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य है कि जो कहीं ना कहीं एक एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ होनी चाहिए, उस एग्रीकल्चर ग्रोथ को कैसे प्राप्त करें। आज लगभग जीडीपी में 19.99% एग्रीकल्चर का योगदान है। जब देश आज़ाद हुआ था 1950 में, तब एग्रीकल्चर का योगदान 51.82% था। और जब लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन का दौर आया, तो इस दौर में एग्रीकल्चर की भूमिका टोटल जीडीपी में 51.82 से घटकर एकदम से जो है वो 30% हो गई। और 1991 से लेकर आज 2001, 2011 और 2021 पिछले 30 सालों में ये लगातार कम होकर के 19.99 हो गई। हालांकि पिछले 30 सालों में ये कमी है, परंतु पिछले कुछ समय में देखा गया है कि पिछले 3 सालों में कंपैरेटिवली एग्रीकल्चर ग्रोथ ईयरली देखने को मिली है। जैसे 2018-19 में करीब 15.9 के आसपास की ग्रोथ थी, जो बढ़ करके अगले ही वर्ष में 17.8 हो गई, जो 19-20 वाला समय था। और 20-21 आते आते करीब करीब 19.99 हो गई। तो पिछले 3 वर्षों में एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिली। अगर हम इंडिविजुअली ग्रोथ की बात करें
तो 2017-18 में निश्चित तौर पर एग्रीकल्चर की एनुअल ग्रोथ 5.9 थी, जो एकदम से कम होकर 18-19 में 2.9 हो गई, 19-20 में 4% हो गई, और 4% तो ग्रोथ होनी भी चाहिए एनुअली। उसके बाद कोरोना काल में 3.4 हो गई, और अभी थोड़ा बढ़ करके 3.9 हो गई। हालांकि उद्योग सेक्टर -9.6 रहा, सर्विस सेक्टर -8.8 रहा, और उस दौर में एग्रीकल्चर सेक्टर ने अपना प्रतिशत प्लस में बनाए रखा। ये भी बड़ी बात है, जबकि कोर सेक्टर इंडस्ट्री पूरी तरीके से डाउन रही, स्थिति पूरे देश की खराब रही। तो आज अगर हम देखें, भारत क्योंकि प्राचीन काल से ही एक कृषि प्रमुख आर्थिक क्रिया रही है और हमारा उत्पादन एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ा है। भारत द्वारा विश्व के 120 देशों को आज हम कृषि उत्पादों को निर्यात कर रहे हैं। तो अगर हमने आज अपनी कृषि उत्पाद तकनीक को बढ़ावा दिया, अपनी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को डेवलप किया है, उसका ही कारण है कि विश्व के 120 देशों को अपना खाद्यान्न निर्यात कर रहे हैं। और लगातार चाइना के बाद हम विश्व के ऐसे देश हैं, चाइना करीब $991 बिलियन का खाद्यान्न उत्पादन करता है, हम $397 बिलियन का खाद्यान्न उत्पादन करते हैं। और 2022 में हमने लक्ष्य रखा है इसको $400 बिलियन कंप्लीट करेंगे, और 2025 तक हम $470 बिलियन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और आज ये स्थिति है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में हमने कोविड-19 के समय प्रति व्यक्ति को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 6 kg तक का अनाज मुफ्त में दिया, है ना। तो ये हमारी खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता ही है कि हम इस स्तर पर अपना काम कर पाए। हमने 6वीं पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड बना दिया था शिवरामन कमेटी की रिकमेंडेशन पर 1982 में, ताकि हम कृषि की साख उपलब्ध कराने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा दे, ग्रामीण भारत को खुश बनाए। और ये सोच हमारी 1982 में 6वीं पंचवर्षीय योजना के समय थी। 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजनाओं में हमने कृषि का डाइवर्सिफिकेशन किया, हमने विविधीकरण किया, हमने कृषि के विपणन पे काम किया, हमने कृषि के मार्केटिंग पे काम किया, हमने खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में प्रयास किया। हमने कृषि के क्षेत्र में जोखिम को सोचते हुए व्यापक कृषि बीमा योजना की शुरुआत 1985 में कर दी, और हमने 1985 में व्यापक कृषि बीमा योजना की शुरुआत कर दी, और हमने 1999 में नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम ला दी। हमने 82 में जहाँ नाबार्ड बना दिया, 6वीं पंचवर्षीय योजना में, 7वीं 8वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि का विविधीकरण कर दिया, फसलों के लिए बीमा योजना ले आई। हम 85 में व्यापक कृषि बीमा योजना लेकर आए, और हमने 99-2000 आते आते नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम जैसी स्कीमें कहीं ना कहीं लाई। और इसी का दृष्टिकोण था कि नवी योजना आते आते हमने कृषि के विकास के लिए स्थानीय विशेषताओं के आधार पर उपाय लाए। हमने पूरे देश को जो है वो कहीं ना कहीं 4 जलवायु क्षेत्रों में बांटने का काम किया। लक्ष्य हमारा एक ही था कि हम कृषि उत्पाद टेक्नोलॉजी की दिशा में कहीं ना कहीं काम करें, और हमने 9वीं पंचवर्षीय योजना आते आते इस दिशा में काम किया। तो जहां हमने 6वीं पंचवर्षीय योजना में 1982 में नाबार्ड बनाया, और 7वीं पंचवर्षीय योजना और 8वीं पंचवर्षीय योजना में हमने कृषि का विविधीकरण किया, और इसी कृषि के विविधीकरण डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ हमने जो है व्यापक फसल बीमा योजना, जो हमने फसल बीमा योजना 85 में लाई, और नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम वर्ष 2000 में हमने इसका नाम कर दिया। देखते ही देखते हमने 9th 5 ईयर प्लान में 9वीं पंचवर्षीय योजना में 9वीं पंचवर्षीय योजना में 9th 5 ईयर प्लान में हमने पूरे देश के लिए एक ऐसा मॉडल डेवलप किया, जहां स्थानीय विशेषताओं के आधार पर 4 कृषि क्षेत्र हमने डेवलप किए। हमारा जो पहला कृषि क्षेत्र था, ये पहला कृषि क्षेत्र जो था वो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी था। और इस पूरे हमने पंजाब के अंदर, हमने यहाँ पर हरियाणा के अंदर, है ना, 9वीं पंचवर्षीय योजना में, और हमने ये पूरे पश्चिमी यूपी के अंदर, ये पूरे पर्टिकुलर क्षेत्र में हमने हरित क्रांति से संबंधित चीज़ों को डेवलप किया। यहाँ उपजाऊ मिट्टी थी, यहाँ सिंचाई की व्यवस्थाएं थी, यहाँ आधुनिक लागत अच्छा था, यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी से लोग भली भांति परिचित थे, इसलिए यहाँ उत्पादन ज़्यादा हुआ, उत्पादकता ज़्यादा हुई, यहाँ के किसान समृद्ध हुए और उत्पादकता बढ़ी। हालांकि यहाँ कुछ पर्यावरणीय समस्याएं मिली, अंडरग्राउंड वाटर यहाँ पे कम हुआ, पर्यावरणीय समस्या आई, तो हमने फिर धीरे धीरे यहाँ जैविक खेती को जो है कहने का बढ़ावा दिया। दूसरा, हमने जोग्राफिकली जो है ये वाला जो दूसरा क्षेत्र है, ये वाला एरिया है, ये जो है ये एक एरिया बांटा हमने 4थे नंबर पर, ये वाला एरिया हमने बांटा 3रे नंबर पर, ये वाला एरिया हमने बांटा 2रे नंबर पर। ये पूरे एरिया को हमने 2 नंबर दे दिया, ये पूरे एरिया को हमने प्रायद्वीपीय भारत को 3 नंबर दे दिया, और ये वाला पूरा नंबर जो है हमने ये 4 नंबर को दे दिया। तो हमने पूरे देश के अंदर कृषि क्षेत्र को इस तरीके से
4 भागों में बांटने का काम किया। तो कृषि वाला क्षेत्र जो पहला वाला क्षेत्र था आपको बता ही दिया हमने। जो कृषि का जो दूसरा क्षेत्र था उसमें हमने पूर्वी यूपी वाला क्षेत्र, बिहार वाला क्षेत्र, झारखंड वाला क्षेत्र, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र, असम वाला क्षेत्र, छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र, उड़ीसा वाला क्षेत्र, ये वाले क्षेत्र को कवर किया। क्षेत्र 1 में हमने पंजाब हरियाणा पश्चिमी यूपी लिया और क्षेत्र 2 में हमने पूर्वी यूपी लिया, बिहार लिया, झारखंड लिया, पश्चिम बंगाल लिया, उड़ीसा लिया, असम लिया, छत्तीसगढ़ लिया। मिट्टी यहाँ की भी उपजाऊ थी, उत्पादकता यहाँ की भी अच्छी थी, पानी संसाधन यहाँ पे भी अच्छा था, संसाधन श्रम का यहाँ पे कम था। समस्या यहाँ पे भी थी, जल प्रबंधन को लेकर समस्या थी, कभी बाढ़ ज़्यादा आ गई, कभी सूखा ज़्यादा आ गया, तो ये वाले क्षेत्र में जल प्रबंधन को लेकर समस्या थी। तो हमने ये पूरे एरिया में जो है जल प्रबंधन के क्षेत्र में कहीं ना कहीं काम किया, है ना। इसके बाद जो तीसरा क्षेत्र था उसमें मध्य प्रदेश आता है। तो तीसरे क्षेत्र में मध्य भारत वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, गुजरात। उत्पादन भी कम, उत्पादकता भी कम, मिट्टी भी कम उपजाऊ, जल संसाधन की भी कमी। दलहन उगाया, तिलहन उगाया, मोटे अनाज उगाया, इसी में खुश हो गए। और जो चौथा एरिया है, ये वाला चौथा एरिया है ना, ये पश्चिमी घाट है, केरल है ना, कोंकण वाला क्षेत्र है, पूर्वोत्तर राज्य वाला क्षेत्र है। तो तमाम प्रयास हमारे हुए और हमने लक्ष्य बनाया है कि भाई हम 2030 तक किसानों की संख्या 91% पहुंचने की हमारे देश में संभावना है। और लगभग हरित क्रांति का लाभ बड़े किसानों को मिला था, हम छोटे और सीमांत किसानों तक द्वितीय हरित क्रांति को लेके जाएंगे और लगभग 91% किसानों तक हम सेकंड हरित क्रांति को लेके जाएंगे, क्योंकि पहली वाली हरित क्रांति इतने किसानों तक नहीं पहुंच पाई थी। फसल क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए हमने कृषि उत्पाद को बढ़ावा दिया, हमने प्रयोगशालाओं को खेतों से जोड़ा, हमने गाँव को शहरों से जोड़ा, हमने कृषि की सहायक क्रियाओं को बढ़ाया, बागवानी को बढ़ाया, पशुपालन को बढ़ाया, हमने अनाज पर खाद्यान्न के बड़े बोझ को कम किया, हमने पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयास किया। 11वीं पंचवर्षीय योजना में हमने नेशनल हार्टिकल्चर प्रोग्राम पर विशेष ध्यान दिया, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना पर विशेष ध्यान दिया, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, तमाम प्रकार की नई योजनाएं अभी हमने 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद इस कार्यकाल में देखा। तो सरकार का लक्ष्य तो है कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर को तेजी से आगे बढ़ाने का। और विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि के विकास के लिए इतने उपाय किए गए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और आज भी कृषि विकास में जितनी भी चुनौतियां विद्यमान है, सरकारी स्तर पर प्रयास हो रहे हैं कि हम पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कृषि विकास के उन लक्ष्यों को प्राप्त करें और इसके समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं, भूमि सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं, लैंड रिफॉर्म्स के प्रयास किए जा रहे हैं, स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशन पर काम किया जा रहा है, भूमि सुधार, खाद्य सुधार, आय सुरक्षा, गरीबी दूर करने के उपाय, और कई संवैधानिक प्रयास किए जा रहे हैं, कई सामाजिक प्रयास किए जा रहे हैं, कई वैधानिक प्रयास किए जा रहे हैं। हर स्तर पर सरकारें अपना काम कर रही हैं और लक्ष्य एक ही है, हम फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा दें, मेगा फूड पार्क को बढ़ावा दें, कृषि उत्पाद तकनीक को बढ़ावा दें, अल्टीमेटली देश के किसानों की आय दुगनी हो और कृषि जो है वो लाभ का धंधा बने, फायदे का धंधा बने और आम नागरिक जो है उसको जो है खाद्य सुरक्षा मिले, पोषण आधारित सुरक्षा मिले और पूरे देश के अंदर खाद्य सुरक्षा तय हो। और हम सिर्फ खाद्य प्रबंधन नहीं करें, खाद्य सुरक्षा नहीं करें, बल्कि हम खाद्य दर्शन तक जाएं। मतलब हम इतना अनाज पैदा कर लें कि हमारे देश के किसानों की आय इतनी हो जाए कि हमको इस बात पर ना सोचना पड़े कि हमारे देश में हरित क्रांति के बाद हम दुनिया के 7वें खाद्यान्न उत्पादक देश से और हम भुखमरी में 102 नंबर पर रहें। अगर हम हरित क्रांति के बाद विश्व के 7वें बड़े खाद्यान्न उत्पादक देश हैं तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमारे देश में कोई भुखमरी का शिकार नहीं रहे, कोई कुपोषण का शिकार नहीं रहे। और भुखमरी और कुपोषण से कोई मर रहा है तो ये राष्ट्रीय शर्म का विषय होना चाहिए, इसको नेशनल शेम का विषय घोषित करना चाहिए। और प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी व्यक्ति जो है भूखा ना सोए, है ना, तकलीफ में ना रहे, गरीबी में न रहे, बेरोजगारी में न रहे, भुखमरी का शिकार ना हो। इस प्रकार की कोई विषमता, चाहे वो पॉवर्टी को लेकर हो, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर हो, हंगर को लेकर हो, मल न्यूट्रिशन को लेकर हो, किसी भी भारतीय व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए। हमारी सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हर व्यक्ति तक शिक्षा, हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य, हर व्यक्ति तक शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, भोजन, आवास, संचार, संपन्नता, सारी चीज़ों को मुहैया कराए। इसलिए खाद्य सुरक्षा जरूरी है, खाद्य दर्शन जरूरी है, खाद्य प्रबंधन जरूरी है। और खाद्य सुरक्षा, खाद्य दर्शन और खाद्य प्रबंधन, ये सबके लिए खाद्य प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग जरूरी है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा जो है वो एक ऐसा विषय है जो पोषण से जुड़ा हुआ है। और इसलिए हमें पोषण सुरक्षा पर भी ध्यान देना होगा, खाद्य सुरक्षा पर भी ध्यान देना होगा, तब जाके जो है हम भारत को जो है वो बेहतर बना पाएंगे। और हमको इसके लिए फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पर काम करना पड़ेगा। हम भारत में
उत्पादन भंडार के स्तर पर अधिशेष है, हमारा बफर स्टॉक ज़्यादा है, ऐसा हमारा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का डाटा कहता है। ऐसा हमारा जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत डिपार्टमेंटल रिपोर्ट वही कहती है कि हमारा जो भारतीय खाद्य निगम जो 1964-65 में बना, वहाँ पे बहुत सारा बफर स्टॉक है, दाल का, चावल का, गेहूं का, अनाज भंडारों का। तो भारत में उत्पादन भंडारण के इतने स्तर के अधिशेष या सरप्लस होने के बाद भी गरीब की थाली खाली है। तो इसके लिए उत्तरदायी कारण क्या है, इसके लिए जिम्मेदार कारण क्या है, ये हमारे नेताओं को सोचना पड़ेगा, राजनीतिक मंथन इस पर करना पड़ेगा। और इस समस्या को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, उन कदमों को उठाना पड़ेगा। और विशेष करके मध्य प्रदेश के संदर्भ में, जहाँ पर लोग भुखमरी का शिकार है, कुपोषण का शिकार है, तो खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा ये दोनों तय करना पड़ेगा। और खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा दोनों तय तब होगी जब हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देंगे, जब हम फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देंगे। और खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी अगर समय पे आ गई, लोगों को मिल गई, तो शरीर की आवश्यकता के अनुसार हर व्यक्ति को खाद्यान्न और पोषक तत्व उपलब्ध हो जाएंगे। एंजल का नियम कहता है कि आप कितना भी अमीर क्यों ना हो जाओ, पैसे कमा लो, खाद्यान्न में होने वाला उपभोग आपका हमेशा कम रहेगा। आप 100 रुपये कमाओगे 10 रुपये का खाओगे, 1000 कमाओगे 100 रुपये का खाओगे, 10,000 कमाओगे 1000 का खाओगे, 1 लाख रुपये कमाओगे 10,000 का खाओगे, 1 करोड़ कमाओगे 10 लाख का खाओगे। जैसे जैसे आपके कमाने की इनकम बढ़ेगी, खाद्यान्न में होने वाला उपभोग आपका कम होगा। ये एंजल का नियम कहता है। तो शरीर की आवश्यकता के अनुसार खाद्यान्न और पोषण का उपलब्ध होना, ये खाद्यान्न सुरक्षा है, ये पोषण सुरक्षा है। और भारत में अनाज हो, फल हो, सब्जी हो, मसाले हो, दूध हो, मीट हो, मछली हो, हर आदमी को उसकी आवश्यकता के अनुसार मिलना चाहिए। हम जब पोषण वाला टॉपिक पढ़ाएंगे, न्यूट्रिशन पढ़ाएंगे, तो बताएंगे कि फूड प्रोसेसिंग से खाद्यान्न सुरक्षा और पोषण सुरक्षा आती है। हमको बहुत सारे पोषक तत्व बड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं, प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, लेकिन हमको सूक्ष्म पोषक तत्व भी चाहिए, हमको आयरन भी चाहिए, हमको कैल्शियम भी चाहिए, हमको मैग्नीशियम भी चाहिए। तो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन जो है वृहद पोषक तत्व हैं, जबकि आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो सूक्ष्म पोषक तत्व। हमको दोनों चाहिए, और किसी एक की भी अनुपलब्धता, किसी एक का भी असंतुलन कुपोषण की तरफ लेके जाएगा। हमको ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी, शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी, औसतन 2200 कैलोरी ऊर्जा चाहिए। कम ऊर्जा उपभोग को हम खाद्य सुरक्षा मानते हैं और कुपोषण ग्रसित व्यक्ति मानते हैं। गर्भवती महिला हो, बढ़ते बच्चे हो, किशोरी बालिका हो या खिलाड़ी हो, इनकी ऊर्जा आवश्यकता ज़्यादा हो सकती है, हो सकता है 2400 कैलोरी से ज़्यादा खाते हो, परंतु ऑन एन एवरेज इतनी चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले खाद्यान्न की उपलब्धता होनी चाहिए, और खाद्यान्न की उपलब्धता तब होगी जब कृषि उत्पाद तकनीक से उत्पादन बढ़ेगा। खाद्यान्न तक पहुंच होनी चाहिए, मतलब भंडारण और वितरण का ढांचा मजबूत होना चाहिए। खाद्यान्न की वहनीयता होनी चाहिए, मतलब कि मूल्य नियंत्रण होना चाहिए, यानी कि चीजें महंगी हो गई, मुद्रास्फीति बढ़ गई, और खाद्यान्न की उपलब्धता में निरंतरता होनी चाहिए। प्रत्येक माह अनाज उपलब्ध होना चाहिए, समय पर होना चाहिए, है ना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में कोविड-19 के समय आपने 6 kg अनाज मुफ्त दिया, ठीक है। खाद्य सुरक्षा कहाँ तक तय थी, वो तबके के लोगों को जानकारी हुई होगी, जिन तबके के लोगों के लिए योजना आई थी। बहुत से कारक हैं जो हमारी खाद्य सुरक्षा को प्रभावित भी कहीं ना कहीं करते हैं। जो ग्लोबल इंडेक्स में 107 देशों की सूची जारी हुई है, उसमें भारत का 102वां नंबर है। भारत के लिए बहुत गंभीर समस्या है। भारत में कुपोषण तेजी से बढ़ रहा है, मल न्यूट्रिशन तेजी से बढ़ रहा है, भुखमरी तेजी से बढ़ रही है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम 131वें नंबर पर है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अगर हमको दीर्घकालिक उपाय करने पड़ेंगे खाद्य सुरक्षा के, तब हम गरीबी कम कर पाएंगे, तब जाके हम जलवायु परिवर्तन के संबंध में एक बेहतर अनुकूल माहौल बना पाएंगे, अपनी डिमांड सप्लाई चेन को सुधार पाएंगे, हम शिक्षा स्वास्थ्य में अपनी समृद्धि के क्षेत्र में अपने आप को बढ़ा पाएंगे। अल्पकालिक उपाय हमको करना है तो हमें खाद्य सुरक्षा को वैधानिक दर्जा देना पड़ेगा, कि अन्नपूर्णा योजना हो या फिर कोई भी सरकारी स्तर पर राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा योजना की स्कीम लाई गई हो, तो खाद्यान्न सुरक्षा के अधिकार को वैधानिक दर्जा दिया जाए, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी कानून 13 में आया। पीडीएस प्रणाली जो लाई गई उसमें भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। एक देश एक राशन कार्ड योजना सही तरीके से चलना चाहिए। मिड डे मील योजना जो 95 से आई, और बिलाल नाचकिया ने कहा कि मिड डे मील योजना में बड़े स्तर पर धांधलियाँ,
सही तरीके से चलना चाहिए। पोषण अभियान को लेकर सही काम होना चाहिए। जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1975 में आई और जिसका नाम हाल ही बदलकर अर्लियर चाइल्ड केयर स्कीम हो गया, जिसमें छोटे बच्चों के पोषण पर ध्यान दिया जा रहा है, उसको तरीके से चलाना चाहिए। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना को जो है क्रियान्वित सही तरीके से करना चाहिए। और खाद्यान्नों में जितने भी पोषक तत्वों की कमी है उनका फोर्टिफिकेशन होना चाहिए, उनके एक मापदंड तय होने चाहिए। और जब तक ये होगा नहीं तब तक चीज़ें बेहतर सुधरेंगी नहीं। तो भारत को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जोड़ना चाहिए और गरीब कमजोर तबके को जो है विकास की मुख्य धारा से जोड़कर 67% उन परिवारों तक जिनको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का हिस्सा बनाया गया है, अंत्योदय योजना के तहत 35 केजी 5 सदस्यों को देना चाहिए। और वरीयता प्राप्त जो भी फैमिली है प्रायोरिटी बेस, उनको 25 केजी देना चाहिए 5 सदस्यों को। अंत्योदय अन्न योजना में 35 केजी देना चाहिए, है ना। अंत्योदय अन्न योजना में 35 केजी देना चाहिए 5 सदस्यों को। और 67% जनसंख्या का जो दूसरा हिस्सा है, जिसको वरीयता प्राप्त हिस्सा जो बीपीएल है, 25 केजी देना चाहिए। वो भी चावल 3 रुपये केजी, गेहूं 2 रुपये केजी और मोटा अनाज 1 रुपये केजी। मतलब बीपीएल परिवारों को अंत्योदय अन्न योजना में सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी कानून में कहा है हम 35 केजी अनाज देंगे 5 सदस्यों को। और हम जो वरीयता प्राप्त जो लोग हैं बीपीएल परिवार के लोग हैं, उनके अलावा जो दूसरे परिवार उनको 3 रुपये का चावल, 2 रुपये का गेहूं और 1 रुपये का मोटा अनाज प्रदान करेंगे। और इस योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को 3 रुपये का चावल, 2 रुपये का गेहूं और 1 रुपये का मोटा अनाज सरकार उपलब्ध कराएगी टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत। ऐसा सरकार ने अपने एफिडेविट में, अपने बिल में कहा है। 100% डिजिटलाइज राशन कार्ड उपलब्ध है। आधार कार्ड से उसमें से 86% जुड़ चुके हैं, बाकी पे प्रोसेस चल रही है। और भी डिजिटलाइजेशन का काम जारी है, बड़े स्तर पर काम चल रहा है। तो सरकारी स्तर पर फूड सिक्योरिटी के लिए काम होना चाहिए, फूड सिक्योरिटी के लिए काम होना चाहिए, तब जाके जो है हम एक्चुअल में जो है वो इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे और हम अपने लक्ष्य तक कंप्लीटली पहुंच पाएंगे। और भारत में बढ़ती जनसंख्या का जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, जहाँ इकोनॉमिकली अगर हम देखें इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की प्रॉब्लम है, संसाधन एक है, रिसोर्सेज 1.7 है, तो खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा एक बहुत ही गंभीर चुनौती है। इसको प्रभावित करने वाले बहुत से कारक भी हैं और बहुत से उपाय भी हैं, है ना, जिन पर हम मुख्य परीक्षा के बैच में चर्चा करेंगे। अभी महत्वपूर्ण ये है कि हम पूरा का पूरा फूड प्रोसेसिंग टॉपिक को समझ गए हैं। अब उसको हमको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए और बढ़िया इसको आप लाइक करें, शेयर करें, है ना, ध्यान से मन लगा कर सुने। और यूनिट 9 में हमने जो भी अभी तक पढ़ा है, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इसके बाद हम ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स पर एक वीडियो बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिकी पे एक बनाएंगे, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पे हमने एक वीडियो बना दिया है, फिर हम एक सोशल मीडिया इंटरनेट पे बना देंगे। और पूरा यूनिट 9 को एक बार पूरा कंप्लीटली पूरा 3 घंटे का वीडियो बना के उसके एमसीक्यू करवा देंगे। और यूनिट 7 में हमने अभी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी पे चर्चा की है, फूड प्रोसेसिंग पे चर्चा की है, उपग्रह प्रणाली पे चर्चा की है, वैज्ञानिक संस्थाओं उनके महत्व पर चर्चा की। अब जो टॉपिक बच रहे हैं आपके, पोषण है, आपदा प्रबंधन है, प्रदूषण उसके प्रकार हैं, पर्यावरण है, जैव विविधता है, पारिस्थितिक संतुलन है, मानव शरीर है, विज्ञान के मौलिक सिद्धांत हैं, हम पूरा कंप्लीट कराएंगे। हम यूनिट 9 पूरा कराएंगे, यूनिट 7 पूरा कराएंगे, यूनिट 10 पूरी कराएंगे। करंट अफेयर्स और मध्य प्रदेश से संबंधित स्पोर्ट्स और करंट अफेयर्स से संबंधित नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ वो पूरा कंप्लीट कराएंगे यूनिट 8 वाला। फिर हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के बेसिक जो यूनिट्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे, पूरा मध्य प्रदेश भी कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, सुनते रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। जो भी स्टूडेंट्स हमारे प्रिंटेड नोट्स और क्लास नोट्स की अपेक्षा रखता है वो हमारा प्रीलिम्स का ऑफिशियली जो पेड कोर्स है 2100 रुपये का वो ज्वाइन करें, मुख्य परीक्षा का 3000 वाला कोर्स ज्वाइन करें और साथ ही साथ हमारी कक्षाओं का जो है लाभ लें डायरेक्टली डायरेक्शन के माध्यम से। और हम आपके बेसिक्स, आपके कॉन्सेप्ट्स और आपके एप्लीकेशन पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से लगातार जोड़ते रहेंगे और आपको अपने लेवल पर जितनी एफर्ट्स लगा सकते हैं लगाएंगे। ठीक है, तो सुनते रहिए, मन आगे पढ़िए, कंसंट्रेट रहिए, अपने आप को रखें, अपने आप को और एकाग्र होकर, गंभीर होकर अपने लक्ष्य प्राप्ति तक, जब तक आपका लक्ष्य नहीं मिल जाता, लगातार बहते रहिए, लगातार मेहनत करिए
और लगातार अपने नंबर्स को बढ़ाने को लेकर अपने काम करिए। पूरा मार्च आपके पास है, अप्रैल मई पूरा आपके पास है, जून के 19 दिन आपके पास है। जून की इस जंग में जितने भी 100-125 दिन बचे हैं, आप एक एक सेकेंड, एक एक मिनट अपने सिलेक्शन के लिए लगाइए और पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई में लगाइए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मैं महेंद्र मुले लगातार आपके बीच में आते रहूँगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।